कल हम लोग बात कर रहे थे आपका धारा 473 पे, राज्य सरकार की, राज्य सरकार तो नहीं बल्कि समुचित सरकार की दंडादेशों के परिहार और लघुकरण की शक्ति। लघुकरण मुंह से निकल रहा, लेकिन परिहार और निलंबन की शक्ति, ये आपका 473 में था। लघुकरण की शक्ति ये कहाँ है? 474 में है। लेकिन लघुकरण की शक्ति पर नजर डालेंगे तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो लघुकरण की ताकतें हैं उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर किसी प्रकार की कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई है। लेकिन यहां जो 474 में अलग से लघुकरण की शक्तियां मिली हैं, किसको? समुचित सरकार को। उनमें शर्तें लगी हैं कि मृत्युदंडादेश आजीवन कारावास में लघुकृत होगा। आजीवन कारावास 7 साल, हाँ 7 वर्ष, इसमें 7 वर्ष से अनधिक अवधि, यानी 7 साल तक इस कारावास में लघुकृत होगा। और आपका 7 साल या अधिक के लिए कारावास, तो 3 वर्ष तक के कारावास में उसे लघुकृत किया जा सकेगा। और 7 वर्ष से कम का कारावास तो उसे जुर्माने में लघुकृत यह किया जा सकेगा, कठिन कारावास को सादा कारावास में। तो ये शर्तें लगी हुई हैं। और जब राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात चलती है तो लघुकरण के संबंध में कोई शर्त यही नहीं, वो मृत्युदंड को जुर्माने में लघुकृत कर दे। उनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई निर्बंधन यही नहीं। तो समुचित सरकार को दंडादेश को लघुकृत करने की शक्ति भी प्राप्त है, ये बात ठीक है। लेकिन इसके संबंध में 2 बातें समझ लेनी एकदम जरूरी है। पहली कि ये सेपरेट सेक्शन में मिली हुई है, ये परिहार और निलंबन की जो ताकत है उस सेक्शन में नहीं दी गई है, उसे बिल्कुल अलग सेक्शन में दिया। और परिहार और निलंबन ये कहां दिया? 473 में। निलंबन का मतलब क्या होता है? आपसे कल भी चर्चा हुई। निलंबन का मतलब है कि दंडादेश में कोई कमी या वृद्धि किए बिना उसका निष्पादन रुका हुआ है, उसका निष्पादन सिर्फ रोक दिया गया है, बाकी दंडादेश समाप्त हो गया है। दंडादेश में कोई कमी हुई है या किसी प्रकार से दंडादेश की प्रकृति में कोई परिवर्तन लाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ निलंबित किया गया है। और इसकी शक्ति किसको? समुचित सरकार को, धारा 473 के मुताबिक, शर्तों सहित या शर्तों के बिना, जैसे निलंबित रखना चाहे जैसे कर दें। निलंबन का अर्थ है सिर्फ निष्पादन को रोका जाना, इससे अधिक निलंबन का कोई अर्थ नहीं होता। न तो दंडादेश की प्रकृति में कोई परिवर्तन होगा, न उसके विस्तार में कोई परिवर्तन होगा, और न ही दंडादेश का जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन होगा। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ है, निष्पादन नहीं होगा। क्योंकि निष्पादन नहीं होगा तो व्यवहारिक तौर पर उसका कोई प्रभाव ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर किसी शर्त का उल्लंघन आपने किया, जिन शर्तों पर आपको या आपके दंडादेश का निलंबन किया गया था, तो आप तत्काल बिना वारंट के गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर परिहार किया गया है तो परिहार का अर्थ यही है कि जितना आपने भुगत लिया उसके बारे में मान लिया गया कि इतना पर्याप्त है, और जितना भाग भुगतने के लिए शेष बच गया था उसका परिहार हो गया। उसका परिहार हो गया मीनिंग देयर बाय वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। अब आपको वो भुगतना ही नहीं है।
लेकिन ये भी शर्तों के सहित और शर्तों के बिना ये हो सकता। अगर शर्तों के सहित परिहार दिया गया था तो शर्त के भंग होने पर जो अनावश्यक भाग था जिसको आपने भुगता नहीं था वो भाग पुनरुज्जीवित हो उठेगा और उसके लिए आपको पुनः दंडादेश के अधीन किया जाएगा। ऐसा हम लोग 473 पढ़कर आए, वहां लिखा है। और तब उस दशा में पुलिस अधिकारी को आपको वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। ये हम लोगों ने जब सेक्शन 35 पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 41 ये पढ़ा था तब भी देखा था। और अदरवाइज आपका परिहार हो ही गया, बात खत्म हो गई। और मोटी मोटी बात आपके सामने जो रखी गई थी वो ये भी रखी गई थी कि चूंकि इस धारा में जो निलंबन परिहार या क्षमादान आपको प्राप्त होगा वो एग्जीक्यूटिव एक्ट है, वो कहता है कार्यपालिकी करते हैं, इसलिए उसको तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है। कोई समुचित सरकार और इवन राष्ट्रपति और राज्यपाल भी जब अनुच्छेद 72 या 161 की ताकतों का इस्तेमाल करेंगे तो जब तक जुडिशियल प्रोसेस गोइंग ऑन है, जब तक वो चल रहा है, तब तक आप किसी भी प्रकार से जुडिशियल प्रोसेस में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तब तक अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता को या रिहाई को सुनिश्चित किया जाना है तो जमानत के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। या तो दोष मुक्ति हो या जमानत मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो गया, अब एग्जीक्यूटिव की ताकतें शुरू होंगी। और एग्जीक्यूटिव की ताकतें इन्हें कहें ये भी ठीक नहीं, ये संप्रभु ताकतें हैं जो परंपरा से राज्य के कार्यपालिकी अंग के द्वारा इस्तेमाल की जाती रही हैं। क्योंकि पहले कार्यपालिकी, विधायी और न्यायिक शक्तियां तीनों राजा में निहित होती थी, इसलिए राजा ही दंड देता था और राजा ही उन्हें क्षमा करता था। अब जो या आज की डेट पर संप्रभु शक्तियों का बंटवारा हो गया, वो अलग अलग हो गए, इसलिए दंड देने का काम ये न्यायपालिका के पास आ गया और क्षमा करने का काम कार्यपालिकी कृत्य के रूप में ये कार्यपालिकी प्रमुख हों उनके पास पहुंच गया। और कार्यपालिकी प्रमुख जिस ढंग से अन्य कार्यपालिकी कृत्यों को संपादित करते हैं उन्हीं ढंग से इस कार्यपालिकी कृत्य को भी संपादित करेंगे, अर्थात मंत्रिमंडल की सलाह पर वे स्वयं की क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां पर आपसे कहा गया था कि यदि वे क्षमादान दे भी देते हैं तब भी स्थिति यह रहेगी कि व्यक्ति दोषसिद्ध माना जाएगा, जबकि पीछे यह लिखा था कि क्षमादान का अर्थ होगा दोष मुक्ति। ठीक है, आपका अपराध शमनीय था तो शमन का प्रभाव होगा दोष मुक्ति। लेकिन वो न्यायिक कृत्य का संपादन था और यह कार्यपालिकी कृत्य का संपादन है, इसलिए यहां दोष मुक्ति का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। दोष मुक्ति सिर्फ और सिर्फ अपील के माध्यम से हो सकती थी। यदि अपील बकाया है, आप चाहते हैं कि आपको दोष मुक्ति मिले तो आप अपील करिए। अपील के अलावा दोष मुक्त होने का अन्य कोई माध्यम नहीं है। दंडादेश इससे मुक्त होने का माध्यम है। दंडादेश क्षमा किया जा सकता है लेकिन डिसीजन को पलटा नहीं जा सकता। जो डिसीजन हुआ वो ठीक माना जाएगा और उसके मुताबिक आप दोषित व्यक्ति हैं। तो जहां तक आईपीसी के अंतर्गत या बीएनएस के अंतर्गत किए गए अपराध हैं वहां तक सीआरपीसी और बीएनएसएस इनसे मामला गवर्न होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। क्योंकि मुख्यतः सीआरपीसी हो या बीएनएसएस हो, प्रक्रिया किसके लिए बना रही? बीएनएस या आईपीसी के अंतर्गत किए गए ऐसे कृत्यों के लिए जिन्हें अपराध के रूप में वहां वर्णित किया गया और उनके लिए दंड के रूप में जिस दायित्व को वहां अभिलिखित किया गया उस दायित्व को उत्पन्न करने की प्रक्रिया।
इसको अधिनियमित करने के दृष्टिकोण से सीआरपीसी या बीएनएसएस इसका अधिनियमन किया गया है। लेकिन हम लोगों ने पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 4 और संभवतः बीएनएसएस में भी सेक्शन 4 ही है, उसमें यह लिखा था कि यदि अन्य दांडिक अधिनियम है और उन दांडिक अधिनियमों में कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है तो ये बीएनएसएस या सीआरपीसी ही वहां प्रक्रिया के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। और अगर वहां प्रक्रिया दी गई है तो जहां तक प्रक्रिया दी गई उन अधिनियमों में, वहां तक प्रक्रिया उन अधिनियमों की रहेगी, और जहां पर प्रक्रिया नहीं है उन अधिनियमों में वहां प्रक्रिया सीआरपीसी या बीएनएसएस इसी की रहेगी। क्योंकि ये सारी बातें पीछे कही गई तो इन्हीं बातों की अगली कड़ी के रूप में 473 सबसेक्शन 6 इसको अधिनियमित किया गया। और क्या कहा उन्होंने? ऊपर की उपधाराओं के उपबंध दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी अन्य विधि की, इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी धारा के अधीन पारित ऐसे आदेश को भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है या उस पर उसकी संपत्ति पर, उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है। उसने क्या कहा? दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी धारा में, इस संहिता की भी बात की है। इसका मतलब यह हुआ कि समुचित सरकार को प्रतिभूतियां आदि मांगे जाने के संबंध में भी अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उसका परिहार, निलंबन और क्षमा करने की ताकत होगी इस संहिता के अंतर्गत। उसने ये कहा इस संहिता के अंतर्गत अगर कोई आदेश पारित किया जाता है, अन्य विधि या इस संहिता, इस संहिता के अंतर्गत अगर कोई ऐसा आदेश पारित होता है जिसका व्यक्ति की संपत्ति पर या उसकी स्वतंत्रता पर प्रभाव हो सकता है तो इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग समुचित सरकार उस मामले में कर सकेगी। तो 133 का आदेश वो संपत्ति पर प्रभाव डालेगा, ठीक है। 133 सीआरपीसी जिसका सेक्शन अब बदल गया, लेकिन उसमें 6 स्थितियां, वो 6 की 6 संपत्ति पर प्रभाव ये तो डालेंगे, क्योंकि अगर 141 में आदेश अंतिम हुआ पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से, वहां आदेश 2 ही धाराओं में अंतिम हो रहे थे, या तो 136 में अंतिम हो रहा था या 141। 142 में क्या था? अस्थायी व्यादेश। और 143 में क्या था? न्यूसेंस। आप लगातार उसकी पुनरावृत्ति करोगे तब किस ढंग से आपके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। अदरवाइज वहां 136 में, जबकि आप सशर्त आदेश जो आपको तामील कराया गया कारण दर्शित करने के लिए, ठीक है, अंतर्गत धारा 134 सीआरपीसी है, या तो उसकी अपेक्षा के मुताबिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित ही नहीं होते, और यदि उपस्थित होते भी हैं तो कोई अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं करते, ठीक है, तब फिर 136 में वो आदेश जो 133 में पारित होता था और जिसकी सूचना 134 में होती थी, 136 में कैसा हो जाता था? फाइनल हो जाता था। और अगर आपने अपने अभिभाग प्रस्तुत किए कि वो सशर्त आदेश क्यों नहीं अंतिम कर दिया जाना चाहिए, तो जांचोपरांत अगर आपकी बात गलत पाई जाती थी तो 141 में वो आदेश अंतिम हो जाता। 133 के जो 6 स्थितियां थी उनमें पहली स्थिति, उसके लिए जांच कहां होती थी? 137 में। हमने आपको बताया था कि 137 सीआरपीसी केवल 133 सबसेक्शन 1 के मामलों में लागू होती है, क्योंकि वहां क्या है? वहां कहा था लोकमार्ग, नदी या जलसरणी, अगर इसमें कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध ढंग से बाधा उत्पन्न करता है
और वादा इस नेचर की है कि जनता, ये जनता के किसी भाग को जिसे उस लोकमार्ग नदी या जलसरणी के विधि पूर्वक उपभोग का अधिकार है, उसे जब उस लोकमार्ग नदी या जलसरणी के विधि पूर्वक उपभोग का अवसर यह उपलब्ध हो और वो अपने उस विधिपूर्ण अधिकार का उपभोग करना चाहे तो उसे क्षति, बाधा या क्षोभ कारित हो। तो 137 में आपको एक अवसर दिया जाता था और आपको क्या कहा जाता था कि आप बताएं कि आप लोक अधिकार से, यानी मार्ग पर लोक के अधिकार से, नदी पर लोक के अधिकार से, जलसरणी पर लोक के अधिकार से क्या इनकार करते हो? और यदि हां तो आपके इस इनकार की जांच होती थी और अगर यह पाया जाता था कि आपके इनकार के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तो मामला वहीं रोक दिया जाता था, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। और यदि आपके अधिकार के समर्थन में कोई साक्षी ही नहीं होता था या होता था किंतु विश्वसनीय नहीं होता था तो कार्रवाई आगे बढ़ती थी। और 133 की जो अन्य 5 स्थितियां थी उनके लिए जांच कहां होती थी? 138 में, 138 में होती थी। ये सारे सेक्शन सीआरपीसी के हमने कोट किए, अकॉर्डिंगली बीएनएसएस के सेक्शन आप देख सकते हैं। और 138 के बाद 139 में क्या था? स्थानीय अन्वेषण के लिए आदेश। 140 में क्या था? स्थानीय अन्वेषण करने जो जाएगा उसे लिखित अनुदेश दिए जा सकेंगे। हमें याद है, आप में से किसी को कुछ नहीं याद, जबकि याद आपको होना चाहिए। और आप में से एक आध को छोड़ दें तो सभी के सामने ये सारी सीआरपीसी पूरी चली है, पूरी सारी की सारी, एक एक सेक्शन आपको बताया गया। और उसके बाद 141 में ये सारी जांच होने के बाद आदेश अंतिम होता था और जब तक कार्रवाई चलती थी तब तक क्या होता था? अस्थायी व्यादेश अंतर्गत धारा 142 पारित करने की ताकत ये रहती थी। तो अगर 141 में आदेश अंतिम हुआ तो लिखा था कि अंतिम आदेश जिसके विरुद्ध हो रहा है उसे आदेश में आदेशित काम करना होगा और यदि नहीं करोगे तो राज्य सरकार काम तो करा ही लेगी। राज्य सरकार या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसने वो आदेश किया वो काम तो करा ही लेगा, राज्य सरकार नहीं, वही न्यायालय जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, और उसका खर्चा आपसे लिया जाएगा, ये लिखा हुआ था। तो यहां ये कहा उन्होंने कि संहिता के अंतर्गत दिया गया ऐसा प्रत्येक आदेश और अन्य विधि के अंतर्गत भी, बाकी आईपीसी या बीएनएस उसके लिए तो 5 सब सेक्शन में सारी बात चली। छठा सेक्शन कह रहा है अन्य विधि या इस संहिता के अंतर्गत कोई ऐसा आदेश, कानून हमेशा ऐसी शब्दावली में अधिनियमित किया जाता है कि उसमें रोज परिवर्तन की कोई जरूरत पड़े ही नहीं। इस संहिता के अंतर्गत ऐसा आदेश ऑब्जेक्टिव तरीके से दायित्व को सुनिश्चित करने वाली भाषा इसका उपयोग किया। उनका ऐसा आदेश कैसा, जिसकी विशेषता यह कि यदि वो आदेश कायम रहे तो व्यक्ति की संपत्ति पर या उसके शरीर पर प्रतिकूल ढंग से प्रभाव पड़ेगा। बस एक ऑब्जेक्टिव विशेषता ये उन्होंने बता दी उस आदेश की। अब आदेश का आकलन या आदेश का मूल्यांकन कभी भी संभव है। अगर ऐसा है तो उस आदेश को भी क्षमा, निलंबित या परिहार करने की ताकत संबंधित समुचित सरकार में रहेगी, ऐसा उन्होंने लिखा है। ऊपर की उपधाराओं के उपबंध दंड न्यायालय द्वारा इस संहिता की या किसी अन्य विधि की किसी धारा के अधीन पारित ऐसे अन्य आदेश को भी लागू होंगे जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है या उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व तो अधिरोपित करता है। यह सब सेक्शन 6 में उन्होंने कहा।
सबसेक्शन 7 समुचित सरकार का अर्थ बता रही है। और समुचित सरकार, इसका जब अर्थ देखेंगे तो आप देखें उसने विषय शब्द का उपयोग किया, उसने सूची शब्द का उपयोग नहीं किया। उसने ये कहा कि उन दशाओं में जिनमें दंडादेश ऐसे विषय में संबद्ध किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए या उपधारा 6 में निर्दिष्ट आदेश ऐसे विषय से संबद्ध किसी विधि के अधीन पारित किया गया है जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। और अन्य दशाओं में उस राज्य की सरकार, ये अन्य दशा क्यों कहा? ठीक है, ऊपर तो कहा जिस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये कहा, और नीचे कहा अन्य दशाओं में। उसने ये नहीं कहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहां जहां है, ये नहीं कहा। उसने कहा अन्य दशाओं में। इसका मतलब ये निकल आया कि ये लाइन लिखने से पहले विधायिका के ध्यान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। विधायिका इन आइसोलेशन कुछ नहीं लिख रही है। हम लोगों ने लेजिस्लेटिव कैपेसिटी विधायिकाओं की पढ़ी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वही तो बचा है मुख्यतः। बाकी टाटियस लाइबिलिटी और वो एक एक दो चैप्टर बचे हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। जो मेन उसका बचा हुआ है पार्ट, वो तो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी मानने जाता। टाटियस लाइबिलिटी और अमेंडमेंट, इसके अलावा कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने लेजिस्लेटिव जो इंट्रीज थी और जो सूचियां थी सारी देखी थी, और हम लोगों ने अनुच्छेद 73 और संभवतः राज्यों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 163 में शायद था, शायद, जहां तक हमें याद पड़ता, और वहां एक लाइन लिखी थी कि आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों तक उनकी विधायी शक्ति का विस्तार है। लेकिन 73 में सिर्फ यही लाइनें नहीं लिखी, इसके अलावा भी 73 में कुछ लिखा था। और जहां राज्यों की कार्यपालिका शक्ति दी थी संभवतः 163 या 164 ऐसे कोई है। ठीक है, वहां जो कुछ लिखा था उसका और 73 एकदम एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन राज्यों की कार्यपालिका शक्ति और संघ की कार्यपालिका शक्ति जहां दी गई थी, उन अनुच्छेदों में लिखी भाषा का जो सम्मिलित प्रभाव था वो ये था कि समवर्ती सूची इस पर विधायन की शक्ति दोनों को रहेगी, किंतु समवर्ती सूची के विषय पर जो कार्यपालिका शक्ति का उपयोग है वो प्रथमतः राज्य की सरकार करेगी, जब तक कि संविधान में स्वयं या संबंधित विधि में जो केंद्र सरकार ने बनाई है समवर्ती सूची पर अपनी ताकत का, अपनी विधायी क्षमता का उपयोग करते हुए, उसमें स्वयं केंद्रीय सरकार ने या केंद्रीय विधायिका ने यह न लिख दिया हो कि इस विषय पर कार्यपालिका शक्ति केंद्र को प्राप्त रहेगी। ये वहां लिखा हुआ था। ठीक है, और जरा आपने अपने दिलों पर हाथ रख लीजिए और फिर बताइए कि अगर ये रिमाइंड न कराया गया होता तो ये सब बता देने के बाद भी अगर ये पूछ दिया जाता कि समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है, केंद्र को या राज्य को, तो आपका उत्तर यह होता कि अगर केंद्रीय विधायिका बनाई है तो केंद्र को और राज्य की विधायिका बनाई तो राज्य को, जबकि गलत। कानून केंद्र ने बनाया और राज्य ने बनाया हो मतलब नहीं, उस कानून को लागू करने की ताकत राज्य के पास है। कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। जीएसटी है तो केंद्र का कानून लागू राज्य कर रहा, सैकड़ों कानून जिन्हें राज्य ही लागू करेगा, यानी समवर्ती सूची के विषय पर
प्रथमतः कार्यपालिकीय शक्ति किसकी रहेगी? राज्य की, या तो उस विषय में ही, ठीक है, उस विषय में जब केंद्रीय विधायिका ने अपनी विधायी क्षमता का इस्तेमाल किया हो तब यह लिख दिया हो उस विधि में ही कि इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका को केंद्रीय कार्यपालिका को कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त रहेगी, तब बात अलग हो जाएगी। और या स्वयं संविधान कहता हो कि इस विषय पर केंद्रीय विधायिका विधि बनाएगी और केंद्रीय कार्यपालिका ही उसे लागू करेगी, या तो स्वयं संविधान या केंद्रीय विधायिका अगर विधायन करती है तो स्वयं ये बात लिखे, अदरवाइज हमेशा विधान जो कार्यपालिकी शक्ति है वो किससे प्राप्त रहेगी? राज्य को। इसीलिए यहां लिखा अन्य दशाओं में, क्योंकि संवर्धित सूची के विषयों पर केंद्रीय कार्यपालिका इसकी शक्ति का विस्तार प्रथमता नहीं है। प्रथमता जो केंद्रीय कार्यपालिका की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है वो किस पर है? अवशिष्ट विषयों पर, जो अनुच्छेद 248 में, और वहां कोई विषय नहीं है। वहां तो सीधे ये कहा कि जो विषय संघ सूची में नहीं है, संवर्धित सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, ऐसे सारे विषय अवशिष्ट समझे जाएंगे और केंद्रीय विधायिका को शक्ति होगी। इसके अलावा संघ सूची, इस पर केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 249 वहां भी है, जब राज्यसभा अधिकृत कर दे। अनुच्छेद 250 वहां भी है, जब आपातकाल हो। अनुच्छेद 252 में भी है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य अधिकृत कर दें। अनुच्छेद 254 में भी है, संधि को लागू करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी उन विधियों पर भी कार्यपालिकी शक्ति किसे प्राप्त रहेगी? राज्य को। यानी संवर्धित सूची ही नहीं, अन्य मामले भी हैं जहां विधियां बनेंगी, ठीक है। और उन विधियों को लागू करने की ताकत किसके पास होगी? राज्य के पास। इसलिए यहां अन्य दशाओं में इन शब्दों का उपयोग समुचित प्रतीत होता है। हम आपको सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि बेर में कैसे गागर में सागर होता है, और आपकी दृष्टि में बेर का कोई उपयोग नहीं। देखिए, कानून पढ़ने के और कानून पढ़ाने के दोनों के दो तरीके हैं। एक तरीका यह कि मूर्खों की तरह किसी की किताब उठाई और पढ़ डाला कि उन्हें अनुच्छेद 21 पे क्या लिखा, 14 पे क्या लिखा, और तुम भी वही गाने लगे जो उन्होंने लिखा है। दूसरा तरीका यह है कि सिद्धांत ये बेर में मौजूद है। जैसे हम सुबह कह रहे थे ना कि किताब पढ़कर किसी के बारे में मत जानिए, उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करके जानिए कि वो अच्छा था या बुरा, क्योंकि किताब तो उसके प्रशस्ति पत्र पढ़ने वालों, उसके प्रशंसकों ने लिखी है, वो तो उसे अच्छा ही कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आंकड़ों के लिए भी किताब मत पढ़िए, इसका अर्थ ये नहीं है। अरे इसके लिए तो किताब पढ़नी ही पड़ेगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू कहां पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, पिता का क्या नाम था, किस डेट में पैदा हुए, कहां पढ़े, तो आंकड़ों के लिए तो किताब ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व का विश्लेषण स्वयं करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है या विधिक सिद्धांत क्या है, यह तो हमें जानना ही पड़ेगा, और उसके लिए बेर है, ठीक है। उसकी व्याख्या कैसे होगी, इसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अच्छा, देख लीजिएगा, आज आपको किसी किताब में यह लिखा मिले कि विधि के समक्ष समता होगी इसी में, ठीक है,
सेकंड जो उसकी बात है कि विधि का समान संरक्षण होगा, ठीक है, ये निहित है। ये लिखा मिले तो बताइएगा। लिखा मिलेगा लेकिन बहुत सूत्र रूप में, बहुत फार्मूला बेस, उसे आपको समझना होगा और अपने शब्दों में रखना होगा। तो कानून पढ़ाने का या पढ़ने का दूसरा तरीका यह है कि बेयर को देखना और वो विश्लेषण प्रस्तुत करना जो बेयर से संगत है। किसी की बातों को दोहराना नहीं। जैसे हमने देखा है कई लोग आएंगे बोले वक्फ क्या है, वक्फ वाकिफ शब्द से निकल कर आया। ये क्या बता रहे हो, वाकिफ शब्द से निकल कर आया? अरे क्या मतलब है वाकिफ से निकल कर आया, ये किससे निकल कर आया, क्या होता है, इस पर बात करो। तो बेयर हम अपने आप में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो शब्द बड़े महत्व के होते हैं। उसने कहा अन्य दशाओं में राज्य सूची शब्द का प्रयोग कर सकता था। राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार जहां है इन शब्दों का प्रयोग कर सकता था, लेकिन फिर तो फिर दिक्कत हो जाती। राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार 250 में है ही नहीं, 253 में है ही नहीं, ठीक है। कहां है उनकी विधायी शक्ति का विस्तार? 252 में है ही नहीं, 249 में है ही नहीं, ठीक है। संवर्ती सूची में भी अगर केंद्रीय विधायिका ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कानून बनाया है ही नहीं, ठीक है। विधायी शक्ति का विस्तार उस दशा में होगा ही नहीं, क्योंकि केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए विधि के अधीन रहकर उनकी विधायी शक्ति पढ़ी जाएगी। ये आप 246 की जो भाषा है, 246(1), 246(2), 246(3), क्योंकि 246 में क्या कहा था, संघ को जो विधायी शक्ति प्राप्त रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है, आपका 246(2) और 3 में किसी बात के होते हुए, ठीक है, ये बात कही थी। और 246(2) में जो राज्य को दी थी क्या कहा था, 1 और 3 के अधीन। तो जो भाषा वहां थी उस भाषा के अनुसार संवर्ती सूची के विषय पर भी राज्य को संपूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहां पर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि आपका राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार जिन विषयों पर है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा अन्य दशाओं में, बस एक लाइन कह दी, एक बात कह दी, एक शब्द कह दिया कि अन्य दशाओं में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें अपराधी दंडाधिष्ट किया गया है या उक्त आदेश पारित किया गया। जेल में वो किसी भी जेल में हो सकता है। हमने आपको कहा कि जेल में रखना यह राज्य सरकार का काम है। न्यायिक हिरासत में व्यक्ति रहेगा यह तय करना न्यायपालिका का काम है। न्यायिक हिरासत में कहां रहेगा यह तय करना सरकार का काम है। हमने आप तक कहा जम्मू कश्मीर के बंदी उत्तर प्रदेश में रखे जाते हैं व्यवस्था के नाते, तो दंडादेश जम्मू कश्मीर में पारित होगा क्योंकि वहां के दंड न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता प्राप्त रहेगी। जबकि वो कारावासित होगा वो कहां होगा, उत्तर प्रदेश में। इसलिए यहां ये लिखा है कि अन्य दशाओं में उस राज्य की सरकार जिसमें अपराधी दंडाधिष्ट किया गया, क्योंकि अब परिहार, निलंबन और लघुकरण हो रहा है। दोषित हो गया, दंडित हो गया, व्यवस्था के नाते उसे अंडमान में, ठीक है, कारावासित कर दिया गया। अब अंडमान के लेफ्टिनेंट गवर्नर या अंडमान, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां होंगे। वो उसके संबंध में क्षमादान आदि की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, या वहां जो समुचित सरकार समझा जा रहा होगा, अगर समुचित सरकार वहां केंद्र को मानेंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से, तो वो लेंगे निलंबन, परिहार या लघुकरण का फैसला। या जहां दंडाधिष्ट हुआ था, यानी जिस दंड न्यायालय को विचारण का हक था, अच्छा मान लीजिए विचारण नहीं ट्रांसफर हो गया था
उत्तर प्रदेश में घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इसका ट्रायल दिल्ली में कराया जाए। तो घटना यहां दिल्ली में ट्रायल, कारावासित व्यक्ति कहीं और कहां हो। इसलिए लाइन जरूरी है। स्पष्टता के लिए कहता है, अन्य दशाओं में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसमें अपराधी दंडाधिष्ट किया गया है। यानी घटना कहां हुई, अगर ट्रायल ट्रांसफर हो गया तो इससे मतलब नहीं रहेगा जहां दंडाधिष्ट हुआ या उक्तादेश पारित किया गया, उस स्थान पर जिस राज्य सरकार की अधिकारिता का विस्तार होगा वो निलंबन, परिहार या क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और जहां तक लघुकरण का सवाल है, अच्छा एक चीज यहीं पर और समझ लेंगे कि मान लीजिए आईपीसी है या वर्तमान में बीएनएस है। हमने शुरुआत में आपसे, बिल्कुल शुरुआत में, हालांकि इन विषयों पर चर्चा करने की मेरी आदत नहीं है कि साहब एलएलबी कैसे लिखा जाता है। अरे भाड़ में जाए, एलएलबी कैसे लिखा जाता हो, एलएलबी की फुल फॉर्म क्या है, तो कुछ भी हो एलएलबी फुल फॉर्म। और हमने तो अपने एकेडमिक जीवन में यह देखा है कि जिन्हें एलएलबी की फुल फॉर्म पता है, जिन्हें एलएलबी लिखा कैसे जाए ये पता है, बस उन्हें कानून ही नहीं पता है। बाकी ये दो बातें खूब पता है, ये दो बातें खूब पता है। कानून की देवी के हाथ में पट्टी क्यों बंधी है और वो खड़ी क्यों है, इस टाइप की हरकतें हैं। ज्ञान तो नहीं, ये तो हरकतें हैं जो उन्हें खूब पता है। कानून से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता हो तो अच्छा है, न पता हो तो इस सबका कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने एक बार आपसे, ऐसी ही एक बात है जो शुरुआत में है, कई बार हम भी बता देते हैं कि एक्ट और संहिता, इसके बीच क्या फर्क होता है। आखिर भारतीय न्याय संहिता क्यों कहते हैं, या इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता आखिर क्यों कहा जाता है, या आपका दंड प्रक्रिया संहिता या नागरिक सुरक्षा, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस टाइप की संहिता, ये शब्द क्यों आता है और एक्ट क्यों कहते हैं। तो आपको कहा था कि जब एक विषय से एक अधिनियम संबंध रखता है तो उसे अधिनियम, एक्ट कहते हैं। और जब किसी कानून में बहुत सारे विषयों से संव्यवहार होता है तो उसे संहिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे आईपीसी हो तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं, संपत्ति के विरुद्ध हैं, सिक्कों के विरुद्ध हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध हैं, विवाह के विरुद्ध हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों के विरुद्ध अपराध है। इसलिए वो एक विषय से संव्यवहार नहीं कर रहे, वो केवल लोक प्रशांति से, मानव शरीर से, संपत्ति से, इससे संव्यवहार कर रही हो नहीं, अनेक विषयों से संव्यवहार कर रही है। इसलिए उसमें अनेक विषयों से संबंधित कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है, या अनेक विषयों से संबंधित लोपों को अपराध घोषित किया गया है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम सिर्फ विवाह, इससे ताल्लुक रख रहा है, एक विषय, इसलिए उसे हिंदू विवाह अधिनियम कहेंगे और इसे संहिता कहेंगे। ऐसे संविधान में आर्टिकल क्यों और शेष जगह धारा क्यों। तो आपसे कहा गया था कि जब कोई पेरेंटल लॉ होता है, यानी कोई कानून अन्य विधियों को विधि मान्यता प्रदान किए जाने का आधार होता है, तो वो जो विधि मान्यता देता है उसे हम, उसके उपबंधों को आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और वे अधिनियम जो इस प्रकार विधि मान्यता प्राप्त करते हैं उनके सेक्शंस को हम धारा के नाम से जानते हैं। तो आईपीसी, इसके अंतर्गत विभिन्न विषय हैं, या कोई अन्य विधि हो सकती है जिसके अंतर्गत विभिन्न विषय हैं, और उस विषय का जो आईपीसी में वर्णित है उनमें से कोई तो ऐसा हो सकता है कि जिस पर केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार हो, और कोई विषय ऐसा भी हो सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार हो। दोनों अधिनियम में ही है।
अधिनियम एक ही है, बीएनएस या आईपीसी, अधिनियम नहीं बदला। अब यह भी हो सकता है कि अधिनियम में एक ही विषय से संबंधित मामला हो और वो, ठीक है, केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति उसके अधीन विषय हो या राज्य की कार्यपालिकी शक्ति उसके अधीन विषय हो। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक ही अधिनियम में विभिन्न विषय हो, जैसे आईपीसी में, और उन विषयों में से कोई संबंधित हो केंद्र से, कोई संबंधित हो राज्य से। तो जिस अपराध के बारे में क्षमादान, परिहार या लघुकरण की शक्ति का इस्तेमाल होना है, वो अपराध किस विषय से ताल्लुक रखता है और वो विषय केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति के अधीन है या राज्य की कार्यपालिकी शक्ति के अधीन है, यह देखा जाएगा। और जब यह देखा जाएगा तो अगर केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति के अधीन है तब तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि केंद्र की सरकार एक ही है पूरे देश में। लेकिन अगर वो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति के अधीन है तो उस राज्य को परिहार, लघुकरण या क्षमादान की शक्ति होगी जहां व्यक्ति दंडाधिष्ट हुआ। ठीक है ना, यह बात निकल कर आएगी। विषय, इसीलिए उसने कहा उस विषय का पर जिस सरकार का, केंद्र की सरकार का या अन्य दशाओं में राज्य की सरकार का अगर कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है तो केंद्र की सरकार या राज्य सरकार को समुचित सरकार इस सेक्शन के मुताबिक माना जाएगा। ठीक है ना, इसलिए विषय शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, अन्यथा सामान्य तौर पर दांडिक विधियां संघ सूची में प्रविष्टि संख्या 93 और राज्य सूची में शायद 63 या 64 ऐसे है उसका विषय है। लेकिन वहां बहुत सारे विषय हैं और किसी भी विषय से संबंधित कृत्य को किसी भी समय अपराध घोषित करने का हक संबंधित विधायिकाओं को है। ठीक है, तो किस विषय पर कौन सी सरकार अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग करेगी वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। आगे दंडादेश के लघुकरण करने की शक्ति समुचित सरकार, तो समुचित सरकार की डेफिनेशन ऊपर से ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉट एवर हैज बीन डिफाइंड, ठीक है, एट वंस, ठीक है, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय अस। ठीक है, आपका हमेशा हम वैसा ही उसको समझेंगे जैसा एक स्थान पर उसे समझाया गया है। तो समुचित सरकार की डेफिनेशन आ चुकी है, आप उसी ढंग से समझेंगे और लघुकरण की शक्तियों का इस्तेमाल सेपरेटली किया जाएगा। किसमें? सेक्शन 474 में, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके, और ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की लघुकरण की शक्तियों से भिन्न है, क्योंकि यहां पर आपका शर्तें लगी कि मृत्यु से दंडादेश जो है उसे आप किस दंडादेश के आधार पर लघुकृत उसकी सजा को कर पाएंगे, और तदनुसार सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें व्याख्या करने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है, मृत्यु दंडादेश आजीवन कारावास, आजीवन कारावास 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक कहा है, तक का मतलब 1 to 7 होता है। ठीक है, और आजीवन कारावास, ठीक है, के अलावा 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है तो 3 साल तक। ठीक है, और 7 वर्ष से कम है तो जुर्माने से लघुकृत, और कठिन कारावास को सादा कारावास में लघुकृत करने की शक्ति संबंधित समुचित सरकार को प्राप्त रहेगी। अंतर्गत धारा 474। बस मेरी समझ में केवल एक बात नहीं आ पाई कि 474 को अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, इसी धारा में शामिल कर सकते थे, संभवतः लेंथी ना हो जाए इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब लघुकरण की ताकत आपको देनी ही थी तो एक सबसेक्शन ऊपर ही बना सकते थे, लेकिन हो सकता है इसलिए ना बनाया हो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जो भी हो, अन्य कोई जस्टिफिकेशन या औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लघुकरण की जो ताकत है उसे अलग से इनेक्ट करने का क्या मतलब। जो भी शर्तें आपको लगानी थी ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लेंथी ज्यादा ना हो जाए, संभवतः इसीलिए होगा। खैर, आगे कहता है 475, कुछ मामलों में
छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन, यही वो सेक्शन है जो मुख्य रूप से, अभिव्यक्त रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनसे अलग कर देता है सारे मामले को। वहां अनकंडीशनल है, वहां कोई शर्त नहीं। यहां कहता है कुछ मामलों में, हालांकि सारे मामलों में नहीं, लेकिन सारे मामलों में अंतर्निहित प्रतिबंध ऊपर ही आ गए, आपने देखे। लेकिन कुछ विशेष मामले जो अत्यधिक गंभीर हैं, जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास जैसे दंड विधायिका ने प्रोवाइड कराए, और ये सेक्शन जोड़े गए बाद में, क्योंकि इन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि हुआ ये, मन तो नहीं होता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले, क्योंकि सबके अपने समर्थक होते हैं, लेकिन लेना ही पड़ता है। ठीक है, आपका समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इनसे ज्यादा बेशर्म तो अपराधियों को छोड़ने में कोई है ही नहीं। ये तो निहायतन बेशर्मी का परिचय देते हैं और किसी को भी कभी भी छोड़ देते हैं। और न्याय बेशर्मी के तर्क, न्याय बेशर्मी के, बिल्कुल बेशर्मी के साथ तर्क देंगे। ये नंबर 1 है। हमने ये कहा, हमने ये नहीं कहा कि बाकी नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कोर्ट हमेशा उसको किया जाता है जो नंबर 1 होता है। ये तो निहायतन बेशर्म। अपराधियों के मामले में, शेष मामलों में तो कांग्रेस ने किसी को अपने बराबर भी नहीं आने दिया बेशर्मी में। ठीक है, बाकी नंबर 1 ही अपराधियों के मामले में। आदमी को आजीवन कारावास हुआ, इनने क्षमा कर दिया। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही तो करेंगे, और राज्यपाल और राष्ट्रपति ये तो सब कहने भर की बातें होती हैं, इनने फट से क्षमा कर दिया। ठीक है, अब सवाल ये, उसने ऐसा काम किया जिसमें आजीवन कारावास विधायिका ने समुचित जाना था, या मृत्युदंड को समुचित जाना था, और इनने सब क्षमा करके रख दिया। तो और क्षमादान की शक्तियां दी क्यों? इसलिए कि अतिशय कठोर दंड अगर मिल जाए कभी न्यायपालिका के द्वारा, तो उसको लिबरलाइज किया जा सके। अगर व्यक्ति में अतिशय सुधार आ जाए तो उसे लिबरलाइज किया जा सके, इसके लिए दिया था। कल भी चर्चा की थी हम लोगों ने, किस प्रकार की शक्तियों का औचित्य, जस्टिफिकेशन क्या है, तो सारी बात हुई थी। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अपराधी इनके पार्टी का है, इनका पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सगा और संबंधी है। इन्हें वो दिखाई नहीं देता जिसके घर का मारा गया। उसके लिए ये बताते हैं, अरे अब भाई तो मान लो ना ही रहे, अब लौट थोड़ी हो गई। उसके लिए इनके पास ये बातें हैं। अगर इसी टाइप की बातें करते ना ये सो कॉल्ड भले लोग, कि अगर इन्हें सजा दे होते हैं तो भाई लौट थोड़ी हो गई। ठीक है, उसका दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता, ये छोड़ छोड़ के रखते हैं। और वो इतने बेशर्म होते हैं कि वो आके फिर वही करते हैं, क्योंकि उनका तो और हौसला बढ़ चुका होता है। ठीक है, अब ये सही है कि विधायिकाओं में भी यही बैठे हैं, विधायिकाओं में भी सरकार बहुमत में हमेशा है, ये सही है। लेकिन लोकतंत्र की एक खूबी ये भी है कि विपक्ष में जो होगा वो आपकी फजीयत तो करेगा, अच्छा कर रहे तो करेगा, और जो बुरा कर रहे हो तो करेगा ही करेगा। और जब फजीयत होगी तो छपेगा, और जब छपेगा तो समाज के जो राइट थिंकिंग पर्सन्स हैं, ठीक है, उनकी और कोई ताकत ना हो, एक ताकत उनमें होती है। ठीक है, वही कहते ना कि एक जो समाज का आम आदमी है डरता थोड़ी है, वो जिम्मेदारियों से दबा हुआ है, उसके सामने 20 जिम्मेदारियां, ठीक है, मुंह फैलाए खड़ी, इसलिए वो डरता है। लेकिन उसकी एक विशेषता होती है, वो माहौल आपके खिलाफ कर देगा, वो आपके खिलाफ माहौल बना देगा। और गुंडे चुनाव नहीं जिताते, गुंडे कभी चुनाव नहीं जिताते, चुनाव आम जनता जिताती है।
वो आम जनता चुपचाप जाती है, चुपचाप वोट डालती है और चली जाती है, कुछ नहीं बोलती। इसीलिए इनके वो क्या हुआ करता है, एग्जिट पोल फेल हो जाता है। इनके हिसाब से कोई जीत रहा होता है, जीतता कोई है, क्योंकि वो चुपचाप जाता है, चुपचाप वोट डालता है, चुपचाप अपने घर, कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो ये राइट थिंकिंग आदमी माहौल बदल देता है, ये सही है। तो जब इन लोगों ने क्या किया कि जिन्हें आजीवन कारावास मिले, जिन्हें मृत्युदंड मिला, उन्हें 2-2 साल पे, साल भर पे क्षमादान करना शुरू कर दिया। तब परिवर्तन आवश्यक हुआ, क्योंकि विपक्ष ने, वो तो करते ही है, ये विपक्ष में होता तो ये हंगामा करते हैं, दूसरा होता तो वो करता है, गलत पे भी करते हैं, सही पे भी करते हैं, करते ही हैं। और जब समाज में जाता है तो अगर सही पर हो रहा होता है तो राइट थिंकिंग पर्सन उसको आगे बढ़ाता है। तब इस प्रकार का सेक्शन लाया जाना जरूरी हो गया कि अगर किसी को आजीवन कारावास मिला, मृत्युदंड मिला, तो राष्ट्रपति क्षमा कर दें तो बात ही अलग है। और वहां कम से कम इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि उस पर इंटरनेशनल मीडिया की नजर होती है। कर तो ये वहां भी दें, कर तो ये वहां भी दें, लेकिन उस पर इंटरनेशनल मीडिया की नजर होती है। और अपनी फजीयत, शराब सब पीना चाहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि उसे शराबी कहे के कोई पुकारे, ये कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो इसलिए वहां तो गड़बड़ ज्यादा नहीं होता। लोकल स्तर पर जहां राज्य सरकार की समुचित, राज्य सरकार को समुचित सरकार माना गया है, वहां ये खूब होता है। इसलिए ये सेक्शन लाया। और यहां क्या कहा उन्होंने, धारा 473 में किसी बात के होते हुए, यानी क्षमादान, परिहार या लघुकरण के संबंध में 473 में कुछ भी कहा गया हो, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्युदंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है, आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है, यह धारा 474 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति कारावास से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो, ठीक है। और इस सेक्शन को उन सेक्शन के साथ पढ़ेंगे जहां साथ साथ कारावास की अवधियां भोगे जाने की बात है। उसने कहा मृत्युदंड उस अपराध के लिए प्रावधानित दंडों में से एक था। हत्या में है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। जहां भी मृत्युदंड प्रोवाइड है वहां आजीवन कारावास तो प्रोवाइड ही है, ठीक है। ऐसा जरूर है जहां आजीवन कारावास प्रोवाइड है वहां मृत्युदंड नहीं है, ऐसा 20 मामलों में 467 में ही नहीं है। लेकिन जहां मृत्युदंड है वहां वैकल्पिक दंड के रूप में आजीवन कारावास तो है ही। तो उनका जहां मृत्युदंड प्रोवाइड था और आपको ऑलरेडी आजीवन कारावास दिया गया, ठीक है ना, या मृत्युदंड दिया गया था और समुचित सरकार ने उसे लघुकृत करके आजीवन कारावास कर दिया, ठीक है। वहां जब आपने इतना गंभीर कृत्य किया है तो आपको आसानी से समुचित सरकार छोड़ न पाए। राज्यपाल राष्ट्रपति की तो बात करना ही होगी, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को सीमित नहीं कर सकती। तो वहां समुचित सरकार आपको जब तक आप 14 साल जेल में ना बिता लो तब तक छोड़ न सके, इसकी व्यवस्था यहां कर दी। और इस 14 साल की गणना उन दशाओं में जबकि कई सारे दंडादेश 7 साल भुगते जा रहे हैं, तो 428 की भावना के अनुरूप, ठीक है ना, 428 की जब इंटरप्रिटेशन हमने कहा था कि लिखा जरूर नहीं है लेकिन भावना देखी जाएगी, और जब 2 अर्थान्वयन संभव हो तो अभियुक्त के पक्ष वाला लिया जाएगा। तो 14 साल तो आपको मिनिमम जेल में रहना पड़ ही जाएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उसके बाद भी जरूरी नहीं कुछ हो ही जाए, लेकिन अगर कुछ हो भी सकता होगा तो उसके बाद ही होगा। यह आपका 475 और 476 में कहता है धारा 473 और धारा 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां मृत्युदंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती है। यानी आपको जिस विधि पर मृत्युदंड दिया गया, जिस विधि के अधीन, वो विधि जिस विषय से संबंधित रखती है, आपको जिस अपराध के लिए मृत्युदंड मिला वो अपराध जिस विषय से संबंध रखता है उस विषय पर राज्य सरकार की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। तो 473 या 474 की शक्ति का प्रयोग
कौन करेगा? राज्य सरकार। लेकिन चूंकि मृत्युदंड मिल गया तो उसके संबंध में 473 या 474 यानी लघुकरण आदि की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार भी कर सकेगी, क्योंकि मृत्युदंड गंभीर मामला है। ये इस सेक्शन के द्वारा कहा गया, कोई विशेष बात नहीं। अब 477 और 477 आपको समझ में आ ही नहीं सकता अगर आपने उन बातों का या हम लोगों ने उन बातों पर चर्चा न की होती कि अन्य दशाओं में यानी यह हो सकता है कि संबंधित विषय पर बनी हुई विधि का प्रयोग करने का कार्यपालिकी अधिकार राज्य के पास हो, लेकिन वो विधि स्वयं केंद्र की हो। यह हो सकता है। विधि किसकी है? केंद्र की है, लेकिन कार्यपालिकी शक्ति उस पर प्रयोग कौन कर रहा? राज्य। ठीक है, और राज्य क्षमादान आदि की शक्तियों के प्रयोग का निर्णय ले रहा है, क्योंकि कार्यपालिकी शक्ति उसी की है। तो समुचित सरकार वही माना जाएगा। तो अगर ऐसा है तो उसे केंद्र की अनुमति लेनी चाहिए, केंद्र की सहमति लेनी चाहिए, ताकि दोनों सरकारों के बीच वैमनस्य और संघर्ष ये न हो। क्योंकि हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित किया है, कॉम्पिटिटिव नहीं। ये बात 477 कह रही है। देखें क्या कह रहा है? कतिपय मामलों में, कतिपय यानी कुछ कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केंद्रीय सरकार से सहमति के पश्चात कार्य करना। कहता किसी दंडादेश का परिहार करने या लघुकरण करने के बारे में धारा 473 और धारा 474 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस दशा में जब दंडादेश किसी ऐसे अपराध के लिए, कैसे अपराध के लिए अब बता रहा है, जो इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिए सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था। यानी भले ही उस विषय पर विधायी शक्ति और कार्यपालिकी शक्ति दोनों राज्य की सरकार को थी, भले ही ऐसा था, लेकिन अन्वेषण किसने किया? केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी ईडी ने किया, सीबीआई ने किया, उन्होंने किया। तो चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनकी हो गई, तो आप उनसे सहमति के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। क्यों? बहुत कम मामले, जब सीवियर मामले होते हैं तभी केंद्रीय एजेंसी जांच करती हैं, और जब न्याय की संभावना उस दशा में नहीं होती, जब राज्य की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तृणमूल कांग्रेस के लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ, तो आप तो 2 मिनट में खरीदोगे परिहार, लघुकरण और फलाना ढिमाका। तो आपको केंद्रीय सरकार की सहमति से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन यानी सीवियरिटी मामलों की जहां पर आड़े आ रही है वहां पर ये स्थितियां रखी गई हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मुंह खूब बजा लो और गैर जानकारी में खूब खुशफहमी पाल लो कि हमारी सरकार आ गई तो हम जाने क्या कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो चल चुका था सब। हालांकि बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ कठिन और आसान हो जाता है सरकारों के बदलने से, लेकिन सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, आगे कहता है या जिसमें केंद्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अंतर्ग्रस्त है, तब भी आप रेल को नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, भले ही संबंधित विधि पर कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार आपका परिहार लघुकरण आदि करने से पहले उनकी सहमति। जो केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा तब किया गया था जब अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में काम कर रहा था, या उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्य था केंद्रीय सरकार की सहमति के सिवाय राज्य सरकार द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन 3 दशाओं में करेंगे ही नहीं आप, जब तक उनकी सहमति न हो जाए। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है जिनमें से कुछ उन विषयों से संबंधित है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे पृथक पृथक अवधि के कारावास का जो साथ साथ भोगी जानी है दंडादेश दिया गया है, उसके संबंध में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश
प्रभावी तभी होगा जब ऐसे विषयों के बारे में जिन प्रसंग की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में ऐसे दंडादेशों के यथास्थिति परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केंद्रीय सरकार की अनुमति के द्वारा भी कर दिया गया है। यानी विधि ऐसी है जिस पर केंद्रीय सरकार की है, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। नो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस सम ऑफ व्हिच relates to matter to which the executive power of the union extends and who has been sentenced to separate terms of imprisonment which are to run concurrently। अच्छा, ठीक, एक व्यक्ति दंडाधीश हुआ और उस व्यवहार में अनेकों अपराध किए गए थे। उन विषयों में से कुछ पर केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है और कुछ पर राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है। इन्होंने अपने वाले क्षमा कर दिया, उनका निलंबन, परिहार या लघुकरण कर दिया, तो इनका भी निलंबन, परिहार या लघुकरण प्रभावी नहीं होगा। इनका भी प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उन दंडादेशों के संबंध में जो उस व्यक्ति को मिले हैं और साथ साथ भोगे जा रहे हैं और जिन दंडादेशों पर केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार हो रहा है, जब तक वो भी निलंबन, परिहार या लघुकरण न कर दें तब तक राज्य सरकार द्वारा किया गया निलंबन, परिहार या लघुकरण भी प्रभावी नहीं होगा। थोड़ा सा अमेंड कर लेंगे। जो हमने कहा था कि केंद्रीय सरकार की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार, ठीक है, जिन विषयों पर है, वो सॉरी केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार जिन विषयों पर है उन पर हो सकता है राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार हो। उन सारे मामलों में केंद्र की सहमति जरूरी होगी, ऐसा 477 में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है। कतिपय मामले उसने कहा और 3 मामले उसने स्वयं चिन्हित कर दिए। इन्हीं 3 मामलों में केंद्र की सहमति जरूरी होगी। और दूसरा ये कि एक व्यक्ति साथ साथ 2 कारावास भुगत रहा है, साथ साथ 2 दंडादेश भुगत रहा है, उनमें से कुछ पर केंद्र को हक है कि वो निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों का प्रयोग करें, कुछ पर इन्हें है, तो इनके द्वारा किया गया निलंबन, परिहार या लघुकरण भी प्रभावी नहीं होगा जब तक वे भी न करते। यह आपका निष्पादन दंडादेशों का समाप्त। कल हम लोग बेल पर बात करेंगे, तो देखेंगे।